दोस्तों नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य कामना के साथ ये चैनल सक्रिय है। आज इस चैनल के माध्यम से कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान पार्ट 3 मतलब नागरिक शास्त्र का पार्ट 4 संस्थाओं का काम काज का सेशन 3 आपके पास जा रहा है। इसके पहले 2 सेशन आपके पास पहुंच चुके हैं। ये तीसरे सेशन के साथ ही ये पाठ पूरा हो जाएगा। अब ये पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले लिया हूँ। बहुविकल्पी प्रश्न भी हैं और व्याख्यात्मक प्रश्न भी हैं। तो चलिए बिना देरी लगाए हम बहुविकल्पी प्रश्नों पर आते हैं। उसके बाद में व्याख्यात्मक प्रश्न भी देखेंगे। पहले बहुविकल्पी प्रश्न में प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? जिलाधीश या गृह मंत्रालय का सचिव या गृह मंत्री या पुलिस महानिदेशक? तो राजनीतिक कार्यपालिका की बात हो रही भाई। तो राजनीतिक कार्यपालिका में जिलाधीश जैसे है तो प्रशासनिक है, गृह मंत्रालय का सचिव भी प्रशासनिक है, पुलिस महानिदेशक भी प्रशासनिक हैं। आपसे पूछा जा रहा राजनीतिक कार्यपालिका, तो राजनीतिक कार्यपालिका है गृह मंत्री। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? यानी आपको यदि राष्ट्रपति चुन लिया जाए तो आप अपने आप से क्या फैसला कर सकते हैं? प्रश्न ये है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, या ऑप्शन बी, लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं, या ऑप्शन सी, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, या ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं। तो यदि आपको राष्ट्रपति बना दिया जाए तो आप अपनी पसंद से क्या कर सकते हैं? प्रश्न ये है। तो अपनी पसंद से देखिए भाई, अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते नहीं, गलत है। बहुमत, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री चुन सकते हो, अन्यथा की स्थिति में आप अपनी पसंद का चुनाव नहीं कर सकते। फिर दूसरा है, लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते नहीं भाई। लोकसभा में यदि प्रधानमंत्री का बहुमत है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोकसभा आस्था रखती है, तो उसको राष्ट्रपति पद से नहीं हटा सकता है। तीसरा है, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। हाँ, एक बात तो ये है कि लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो एक बार पुनः मंत्रिपरिषद के पास भेज दे, संसद के पास भेज दे कि आप इस पर पुनर्विचार करें। मंत्रिपरिषद के पास वापस राष्ट्रपति वो विधेयक भेज सकता है। यही आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं और यही आपका उत्तर होगा। यानी प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है?
प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय संशोधन कर सकती है, या राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, या संसद। तो यहाँ पे आप ये समझ लें कि यदि कोई कानून में या कोई संसद कोई कानून बनाती है तो उसमें संशोधन करने का आधार किसको है? तो एक तो ये आप समझ लें, संसद भी संशोधन कर सकती है, संसद भी संशोधन कर सकती है। प्रश्न यहाँ पे प्रश्न जैसा पूछा गया है उसके हिसाब से आपका उत्तर सही होगा। ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कानून में संशोधन कर सकती है। यहाँ ये प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर ये सही होगा, संसद भी कर सकती है, अपने द्वारा बनाए कानूनों में संसद परिवर्तन कर सकती है, ऐसा नहीं है। दूसरी पार्टी सरकार आ जाए वो परिवर्तन कर सकती है, पर यहाँ जैसा प्रश्न दिया गया उसके अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रश्न नंबर 4, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, या 35 वर्ष, या 40 वर्ष, या 50 वर्ष। तो भारत का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का नाम कितने निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए? प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का नाम कितने निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए? तो 20 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावक 20 होने चाहिए, या 30 प्रस्तावित होना चाहिए, या 40 प्रस्तावक, या 50 प्रस्तावक। तो देखिए पहले तो 20 प्रस्तावक था, परंतु अभी वर्तमान में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का नाम 50 प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए। 50 प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए, यानी प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रश्न नंबर 6, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, या प्रधानमंत्री करता है, या स्पीकर करता है, या उपराष्ट्रपति करता है? तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता, राज्यसभा के बैठक की बात हो रही, तो राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करेगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति तो होता ही है, पर उसका पद नाम क्या है? पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति। तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, या उपराष्ट्रपति को है, या प्रधानमंत्री को है, या राज्यपाल को है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? तो वो अधिकार है राष्ट्रपति के पास, यानी प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, या प्रधानमंत्री करता है, या स्पीकर करता है, या गृह मंत्री करता है? तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करेगा। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर ये भी 8 है, पर आपको एक प्रश्न अकॉर्डिंग पे नहीं जाना, प्रश्न की नंबरिंग पे नहीं जाना है, प्रश्न की नंबरिंग को नहीं देखना है, प्रश्न की प्रकृति क्या है उसको देखना है, और प्रश्न सही है अलग है ये देखना है। तो प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किसे मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में माना जाता है? निम्न में से किसे मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में माना जाता है? न्यायपालिका को माना जाता है, या विधानपालिका को माना जाता है, या कार्यपालिका को माना जाता है, या इनमें से कोई नहीं? न्यायपालिका, विधानपालिका, कार्यपालिका, या इनमें से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है न्यायपालिका, यानी न्यायालय। वो हाई कोर्ट भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। भारत में सरकार पर किसका प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है? भारत में सरकार पर किसका प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है या प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित होता है? तो प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है, या राष्ट्रपति का, या संसद का, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सरकार पर प्रत्यक्ष नियंत्रण किसका होगा? संसद का होगा। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? प्रश्न नंबर 10, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा अध्यक्ष करता है, या लोकसभा अध्यक्ष करता है, या राष्ट्रपति करता है, या लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेगा लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। राष्ट्रपति पद की चुनाव के लिए उम्मीदवार का कितने सांसदों द्वारा अनुमोदक होना चाहिए? अभी आप प्रस्तावक देख चुके हैं, तो आपको मैं बता दूं, पहले प्रस्तावक और अनुमोदक 20-20 होते थे। वर्तमान में प्रस्तावक और अनुमोदक 50-50 होते हैं। तो अब तो आप उत्तर समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए नई नीति किसके द्वारा बनाई जा रही है? प्रश्न नंबर 12, देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए नई नीति किसके द्वारा बनाई जा रही है? तो ये रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाई जा रही है, या कृषि खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा बनाई जा रही, या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बनाई जा रही, या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा बनाई जा रही है? तो प्रश्न नंबर 12, देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए नई नीति किसके द्वारा? तो नई नीति वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा बनाई जा रही है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सुविधा सुलभ किसके द्वारा कराई जाएगी? प्रश्न नंबर 13, ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सुविधा सुलभ किसके द्वारा कराई जाएगी? तो विदेश मंत्रालय द्वारा कराई जाएगी, या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कराई जाएगी, या रक्षा मंत्रालय द्वारा कराई जाएगी, या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कराई जाएगी? तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सुविधा सुलभ कराई जाएगी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूं की कीमतें कम की जाएंगी, किस मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है? प्रश्न नंबर 14, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूं की कीमतें कम की जाएंगी, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत, या खनिज और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत, या कृषि खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत। तो ऑप्शन सही से अगर पढ़ेंगे तो आपको उत्तर पता चल जाएगा। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कृषि खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15, पल्स पोलियो अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाता है? पल्स पोलियो अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाता है? तो सूचना और संचार मंत्रालय द्वारा, खनिज और उद्योग मंत्रालय द्वारा, कृषि खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा, या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। तो पल्स पोलियो अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया कराया जाता है? तो ये कराया जाता है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु कितना आरक्षण किया गया है? प्रश्न नंबर 16, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु कितना आरक्षण किया गया है? तो 22%, या 24%, या 25%, या फिर 27%। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण किया गया है 27%। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण कब से मिलना शुरू हुआ? उसी से मिलता जुलता प्रश्न है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण कब से मिलना शुरू हुआ? 1990 से, 1991 से, 1992 से, या 1993 से। तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण कब से मिलना शुरू हुआ? तो ये मिलना शुरू हुआ था 1993 से। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18, भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बना? प्रश्न पूछा जा रहा, भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति। तो ये फखरुद्दीन अली अहमद बने थे, या गुलाम नबी आज़ाद बने थे, या जाकिर हुसैन बने थे, या अबुल कलाम आज़ाद बने थे। प्रश्न नंबर 18, भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बना? तो भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी, या द्रौपदी मुर्मू बनी, या सरोजिनी नायडू बनी, या सुचेता कृपलानी बनी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? ये बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो मंत्रिपरिषद में भाई बताएं आप कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। भाई कमेंट करके ही बता दिया करें। जो आपको प्रश्न समझ में आ रहा हो उसका उत्तर अगर आपको जानकारी है तो कमेंट करके बताने का प्रयास किया करें। तो मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, या 3, या 4, या 5 प्रकार के? तो मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, और स्वतंत्र प्रभार वाले या उप मंत्री। तो प्रश्न नंबर 20, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। प्रश्न नंबर
20 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यसभा के प्रति या प्रधानमंत्री के प्रति या लोकसभा के प्रति या राष्ट्रपति के प्रति? तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 पे आ जाएं। भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जो वैज्ञानिक था। भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जो वैज्ञानिक था। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वैज्ञानिक थे, या डॉक्टर जाकिर हुसैन वैज्ञानिक थे, या नीलम संजीवा रेड्डी वैज्ञानिक थे, या अबुल कलाम आज़ाद वैज्ञानिक थे। प्रश्न नंबर 22, भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जो वैज्ञानिक था। तो वो राष्ट्रपति और कोई नहीं, अबुल कलाम आज़ाद थे। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए 23 प्रश्न पे, भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से था। प्रश्न नंबर 23, भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताएं या बताइए जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से था। तो ये प्रणब मुखर्जी थे, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, या द्रौपदी मुर्मू थी, या ज्ञानी जय सिंह थे। तो भारत का वो राष्ट्रपति जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से था, तो वो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 पे आ जाएं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति शपथ दिलाएगा, या प्रधानमंत्री, या मुख्य न्यायाधीश, या निर्वाचन आयोग? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे कौन भाई? ये मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 25, किस राष्ट्रपति ने कहा था राष्ट्रपति पिंजड़े में बंद पक्षी के समान होता है? देखिए, ये कहने वाली थी सरोजिनी नायडू थी, राज्यपाल। वास्तव में ये शब्द का जो प्रयोग किया है सरोजिनी नायडू ने प्रयोग किया था, और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। पर अब उससे मिलता जुलता शब्द किसने कहा है? राष्ट्रपति को बेबस किसने करार दिया है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या शंकर दयाल शर्मा ने, या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने, या द्रौपदी मुर्मू ने। तो इससे मिलता जुलता शब्द कहने वाले राष्ट्रपति थे, सरोजिनी नायडू से मिलता जुलता शब्द कहने वाले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास एक चिट्ठी लिखकर कहा था कि क्या राष्ट्रपति एक रबड़ की मोहर की तरह है क्या? इसको कोई पावर नहीं दी गई है। ऐसा एक लेटर लिखा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जवाहरलाल नेहरू को। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा, तो आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये वर्णनात्मक प्रश्न हैं, 3 प्रश्न हैं। अब तीनों की व्याख्या अपनी भाषा में आपको करना रहेगा, तीनों की व्याख्या, और कोशिश ये रहे कि जो सटीक सही हो। देश के हालात से आप देख रहे हैं कि संसद का क्या महत्व है, तो संसद की आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, और संसद के दोनों सदनों का संक्षेप में वर्णन पूछा जा रहा। तो लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ब्रिटेन में कॉमन सभा, अमेरिका में रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक पार्टी, इंडिया में संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है।
पर जैसा कि बताया, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जनता द्वारा भारत में निर्वाचन प्रतिनिधियों की सभा को संसद कहा जाता है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास होगा। कानून बनाने या विधि निर्माण का ये काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को क्या कहा जाता है? विधायिका, विधि बनाने वाली संस्था, कानून बनाने वाली संस्था। विश्व में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले लिए जा सकते हैं। सरकार के धन पर संसद का नियंत्रण होगा। सार्वजनिक मामलों और देश की किसी भी राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च है, क्योंकि संसद जनता या उस देश के लोगों की संस्था होती है। संसद किसी भी मामले में सूचना भी मांग सकती है। अब संसद के दोनों सदन जैसे लोकसभा, तो लोकसभा संसद का जो निम्न सदन या अस्थायी सदन या प्रतिनिधि सदन या निर्वाचित सदन, जो भी आप कहें, इसमें अधिकतम 552 पहले हो सकते थे, वर्तमान में अधिकतम 550 हो सकते हैं। 2 एंग्लो इंडियन जो मनोनीत किए जाते थे उनको समाप्त कर दिया गया है। अब अभी वर्तमान में 543 सदस्य रहते हैं, यानी 550 हो सकते हैं। 7 कहाँ हैं? तो आपको कई सेशन में बताया कि वो 7 पीओके पाक अधिकृत कश्मीर जब भारत के पास आएगा तो वो 7 प्रतिनिधि वहाँ से चुने जाएंगे। सदस्यों की योग्यताएं क्या होगी? लोकसभा का सदस्य वही हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, ऐसे व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं। अब लोकसभा का निर्वाचन, तो जैसा बताया 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका व्यक्ति लोकसभा उम्मीदवार हो सकता है, और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक स्त्री पुरुष को मताधिकार प्राप्त है। वो इन मताधिकार के द्वारा जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं। इनमें 84 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए और 47 स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। देखिए, बहुत व्याख्या करेंगे तो आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे, तो व्याख्या हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। कोशिश आप लोग करना अपनी भाषा में, जो प्रश्न की मूल आत्मा है उसको समझकर अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करना। लोकसभा का कार्यकाल पे आएंगे तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पर ये 5 वर्ष के पहले भी प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा का पदाधिकारी ये अपने में से 2 पदाधिकारी नियुक्त कर लेते हैं, एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये समय समय पर लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता करते हैं, और लोकसभा के अनुपस्थिति में उसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है। अब लोकसभा का कार्य क्या है? कानून बनाना। देश में किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए सबसे पहले संसद में विधेयक पेश होता है। वो लोकसभा में पेश होगा तो उस पर राज्यसभा बाद में विचार करेगी, और राज्यसभा में प्रस्तुत होगा तो उस पर लोकसभा बाद में विचार करेगी। अब अगला होगा कार्यपालिका पर नियंत्रण। लोकसभा मंत्रिपरिषद पर यानी कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए वो समय समय पर देश के हालात से संबंधित, जनता की समस्याओं से संबंधित
सरकार से प्रश्न पूछती है, सरकार का ध्यान आकृष्ट करती है। बजट पास करने का अधिकार किसी भी देश में हर साल या 6 महीने पर देश के अंतर्गत, देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था क्या है, उसका ये व्यापार कैसे चल रहे हैं, जनता कितनी भागीदारी ले रही है, जनता को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, जनता को क्या सुविधाएं देना चाहिए, इस सब पर वार्षिक बजट कौन पास करता है? संसद पास करती है। संविधान में संशोधन संसद ही करती है, मंत्रिपरिषद नहीं करती। वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर करते हैं, साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत से। ऐसा जैसा जो विषय रहता है वैसा वो संशोधन का रुख अपनाते हैं। फिर निर्वाचन में भाग लेना, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन है या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, ऐसे निर्वाचनों में भी संसद भाग लेती है। लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा, संघ शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये लोग भाग लेते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियों में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जैसे न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पारित होना है या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव, ये सब संसद ही पारित करती है। अब हम आगे चलेंगे राज्यसभा। तो राज्यसभा भी सब वही काम करती है, पर लोकसभा के पास विशेष अधिकार जो है वो धन विधेयक से संबंधित है, और राज्यसभा के पास जो विशेष अधिकार है वो नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। और दूसरा अधिकार है, नई अखिल भारतीय सेवा का गठन अनुच्छेद 312 के तहत कर सकती है राज्यसभा, और 249 के तहत राज्यसभा राज्यों के राज्य सूची विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को सौंप सकती है। और उसके जो गठन है उससे संबंधित, तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, 238 राज्यों से चुने जाएंगे और 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। तो 12 मनोनीत और 238 राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों से चुने जाएंगे। 238 12 250 हो गए, पर अभी वर्तमान में 245 सदस्य हैं। 5 कहाँ गए? तो 5 वहीं पीओके में, जो बताया कि वहाँ पे अभी आराम कर रहे हैं। जब पीओके भारत के पास आएगा तो 5 सदस्य राज्यसभा में, वो भी चयन होगा उनका भी, सदस्यों की संख्या। तो इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है 6 वर्ष का होता है। हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। राज्यसभा अस्थायी सदस्य, संसद की जो सदन है अस्थायी सदन है, विशेषज्ञों की सदन है, बड़े बुजुर्गों की सदन है, विशेषज्ञों की सदन है। तो इस प्रकार ये सदन विभिन्न नामों से जाना जाता है। और योग्यता में भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। निर्वाचन में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। राज्यसभा की विधानसभा के सदस्य इन्हें निर्वाचित करते हैं। कार्यकाल जैसा बता दिया, ये अस्थायी सदन है, पर इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। पदाधिकारी जैसे लोकसभा अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं, तो इसे राज्यसभा अपने में से एक उपसभापति चुनती है। और जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब ये सभापति का कार्य है सभापतित्व करना। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सभापतित्व का काम करते हैं। कानून बनाना, जैसे आपको बताया, लोकसभा कानून विधेयक से कानून बनता है, विधेयक पेश करते हैं या उस पर विचार करती है, तो वही सारे काम अब राज्यसभा करेगी। कार्यपालिका पर भी ये भी नियंत्रण रखेगी। धन विधेयक को ये पारित नहीं करती, केवल 14 दिन तक ये रोक सकती है, पारित नहीं कर सकती है। धन विधेयक को संशोधन भी नहीं कर सकती,
अगर ये संशोधन करती है तो लोकसभा को ये पावर है कि उसके संशोधन को माने या ना माने। संविधान में संशोधन जैसा लोकसभा को पावर है वही पावर राज्यसभा को है। और अब अगला प्रश्न हम देखेंगे। तो इस प्रकार आप हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, संसद के दोनों सदनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आप वर्णन देखें, पसंद आया होगा, पर अपनी भाषा में इसका वर्णन करेंगे तो एग्जामिनर ज़्यादा प्रभावित होगा। अब दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन कीजिए। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, तो देखिए अनुच्छेद 74 में कहा गया है राष्ट्रपति को सलाह और मशवरा देने के लिए एक प्रधानमंत्री होगा, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। अब यहाँ पे शक्तियों के बारे में कहा गया है। तो शक्तियों में हमारे देश में प्रधानमंत्री को व्यापक अधिकार प्राप्त है और वही राष्ट्रपति के समस्त अधिकारों का प्रयोग भी करता है। जैसे कि मंत्रिपरिषद का गठन, कहने को तो राष्ट्रपति को सलाह मशविरा देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होता है, पर वास्तव में प्रधानमंत्री जिसका नाम राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उसको मंत्रिपरिषद की मंत्री की शपथ दिलवा देता है, राष्ट्रपति उसे ही मंजूर कर लेता है। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, देखिए सारा काम राष्ट्रपति के नाम से होता है। औपचारिक रूप से सभी काम राष्ट्रपति करता है, पर वास्तविक रूप से वो सारे काम प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद करती है। तो मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा और राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देता है। मंत्रिपरिषद को समाप्त कर प्रधानमंत्री बहुमत में है और यदि वो लिखित रूप से राष्ट्रपति को लिखित दे दे, राष्ट्रपति को सलाह दे दे कि मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को भंग कर देगा। प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। सारे मंत्रियों का, पूरी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा हो जाएगा, यानी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी। अब मंत्रियों के बीच एकता कायम रखना प्रधानमंत्री का ये दायित्व बनता है। सारे मंत्री एक दूसरे के बीच सामंजस्य बिठा के काम करें, एक दूसरे के खिलाफ अनर्गल बातें, अनर्गल टिप्पणी ना करें, देश के विकास में ध्यान दें। फिर मंत्रिपरिषद की बैठकों का सभापतित्व करना, मंत्रिपरिषद जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनकी जब बैठक होती है तो उसमें प्रधानमंत्री सभापति का काम करता है, सभापतित्व का काम करता है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी सरकार ने क्या फैसला लिया है, ये काम, ये सूचना राष्ट्रपति को कौन देगा? प्रधानमंत्री देगा। तो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। लोकसभा का नेता, जैसा कहा गया है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो यानी कि लोकसभा को नेतृत्व करता है, लोकसभा का नेता होता है। और नीति निर्धारण, देश के आंतरिक और विदेश नीति के निर्धारण में प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा हाथ होता है। संकट काल की घोषणा, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री लिखित रूप में यदि सलाह दे देता है कि देश इस समय संकट की अवस्था से गुजर रहा है, राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा की जाए, तो राष्ट्रपति 352 के तहत देश में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नियुक्ति आदि में सलाह, राष्ट्रपति महत्वपूर्ण पदों पर प्रधानमंत्री की सलाह से ही नियुक्तियां करता है, जैसे कि राज्यपाल, राजदूत, न्यायाधीश आदि पदों पर वही व्यक्ति नियुक्त होता है जिसे प्रधानमंत्री चाहता है। प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति, राष्ट्रपति औपचारिक सरकार का अध्यक्ष नहीं होता, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, वो औपचारिक, उसके पास शक्तियां हैं और प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां हैं। अब अगला है भारत के राष्ट्रपति के बारे में वर्णन करते हुए उसके अधिकारों का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 3, तो जैसा कि बताया मैंने, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है
परंतु हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है, वास्तविक अधिकार प्रधानमंत्री के पास रहता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम आलंकारिक और होता है, यानी दिखावापन होता है, यानी औपचारिक होता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है ताकि कोई राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समेकित रूप से काम कर सकें। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और संघ शासित विधानसभाएं जो हैं उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। योग्यता में वही व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष या इससे अधिक आयु हो, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर न हो। निर्वाचन में जैसा बता दिया हूँ, संसद के दोनों सदन, विधानसभा, राज्यों के विधानसभा और संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल चयन की तारीख से 5 वर्ष होता है, पर वो पहले भी अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देकर पद मुक्त हो सकता है। पर राष्ट्रपति जिस दिन राष्ट्रपति का पद मुक्त होगा उस दिन से 6 महीने के अंदर में दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। 6 महीने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम देख सकता है। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है। शपथ ग्रहण, तो संविधान की व्यवस्था के अनुसार पद ग्रहण के पहले राष्ट्रपति को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। अब राष्ट्रपति की ओर मतलब यहाँ पूछा गया है प्रश्न में अधिकार एवं कार्य, उसके अधिकारों को मतलब कार्यपालिका क्षेत्र में, तो कार्यपालिका क्षेत्र में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के सलाह पर वो अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति को राज्यपाल, विभिन्न राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, निर्वाचन आयुक्तों, राजदूतों आदि की नियुक्ति का अधिकार है। वह देश की सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, अतः उसे युद्ध की घोषणा करने, बंद करने तथा संधि करने का पूरा अधिकार है। विदेशी राजदूत अपना परिचय किसे देंगे? राष्ट्रपति के सामने पेश करेंगे, राष्ट्रपति को देंगे। व्यवस्था क्षेत्र में जैसा बताया, लोकसभा में कोई विधेयक पेश हो या राज्यसभा में कोई विधेयक पेश हो तो वो विधेयक पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति यदि उस पर साइन कर देता है तो विधेयक कानून बन जाता है। यानी कानून बनाने के क्षेत्र में भी राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। वित्त के क्षेत्र में लोकसभा राष्ट्रपति की अनुमति से ही, पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक लोकसभा में पेश कर सकती है और राष्ट्रपति वित्त आयोग का हर 5वें वर्ष वित्त आयोग का गठन करता है अनुच्छेद 280 के तहत। तो वित्तीय क्षेत्र में भी और 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करता है। फिर न्यायिक क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त किसी दोषी व्यक्ति को, चाहे वो मृत्युदंड हो या उसके जो दंडा मिला है उसमें मृत्युदंड को भी माफ़ भी कर सकता है, कम कर सकता है। दंड के प्रकार की प्रकृति को बदल सकता है। ये राष्ट्रपति ये काम करता है और राष्ट्रपति को संसद की प्रार्थना पर न्यायाधीशों को हटाने का भी अधिकार है। फिर कूटनीतिक अधिकार, तो भारत के राजदूतों और प्रतिनिधियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नहीं करता, राष्ट्रपति करता है। दूसरे देशों के साथ संधि पर समझौता कौन करेगा? राष्ट्रपति। भारत में आए विदेशी राजदूतों का स्वागत राष्ट्रपति के अगुवाई में होता है। अब संकटकालीन अधिकार, तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को संकटकालीन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है।
356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार है और अनुच्छेद 360 के तहत देश में वित्तीय आपात की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ये राष्ट्रपति के पास संकटकालीन अधिकार हैं। अब राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति, तो जैसा कि बताया हूँ, प्रधानमंत्री वास्तविक होता है और राष्ट्रपति औपचारिक होता है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री सरकार का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति के नाम से ही सारे नियुक्तियां, घोषणाएं होती हैं, पर वास्तविक रूप से उन अधिकारों का प्रयोग कौन करता है? मंत्रिपरिषद और उसकी मंत्रिपरिषद। तो यदि आप अपनी भाषा में इस प्रकार की व्याख्या किए, जैसे मतलब निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से, तीनों प्रश्नों का जो व्याख्या करने का तरीका है वो निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। पर आपको उन बिंदुओं को, यदि आपके पास ज़्यादा समय हो और पेपर में ऐसे प्रश्न आ जाएं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। हम यहाँ पर ऐसे बोलते रहेंगे तो 5-6 घंटे बोलते ही रहेंगे, ये प्रश्न का उत्तर ही नहीं समाप्त होगा। तो हम मुख्य बिंदुओं को आपको बताया, उन बिंदुओं पे व्याख्या करने का तरीका बताया, उस आधार पे आप व्याख्या करें और अच्छा से अच्छा नंबर लाएं, अच्छे से अच्छी जानकारी हो। कोई भी कंपटीशन होगा, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाना है, पर जो व्याख्या करने का तरीका बताया उस आधार पर अपने शब्दों में व्याख्या करने की कोशिश करना और प्रश्न की अंतरात्मा को समझना। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, उसका उत्तर क्या होना चाहिए। अगर आपने सही रूप से इस तरह व्याख्या किया तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ ये पाठ भी पूरा हुआ। अब अगले सेशन में अगले पाठ की तैयारी हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।